हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे रिवीजन का पार्ट 3। तीसरा बार है ना ये। चलो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। ओ प्लीज थोड़ा धीरे बोलना, जिसको भी बोलना हो। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि इवैल्यूएशन करने से पहले अपन 2 काम करते हैं। वो 2 काम है कि कंट्रोल को, जितने भी कंट्रोल है, तो कंट्रोल ऑफ प्रोसीजर लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, उसको पहले देख लो, ठीक है, डिटरमिन कर लो। तो कंट्रोल और प्रोसेसर लेट डाउन बाय मैनेजमेंट को डिटरमिन कर लो और साथ में इंक्वायरी कर लो राइट पीपल से राइट क्वेश्चन पूछ करके। ये 2 काम करने के बाद नोट्स बना लो, रिटर्न नोट, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह का। उसके बाद सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं नैरेटिव रिकॉर्ड। नैरेटिव रिकॉर्ड के अंदर अपन 2 बात पढ़े। क्या? सबसे पहला कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन होता है, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन। साथ में अपन पढ़े कि ये होता, इसके लिए जरूरी है एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन, नेसेसरी है इसके लिए। उसके बाद अपन ने देखा कि सुइटेबल और रिकमेंडेड कहाँ पर है ये, जब नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम और स्मॉल बिजनेस में रिकमेंडेड है और सुइटेबल है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज पढ़े CCW। सी में पढ़े कॉम्प्रिहेंड करना डिफिकल्ट है, दूसरे सी के अंदर पढ़े चेंज इनकॉर्पोरेट करना डिफिकल्ट है और W के अंदर पढ़े आइडेंटिफाई वीकनेस डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो फिर आता है हमारा चेक लिस्ट। ये आया CCW। चेक लिस्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड और क्वेश्चन, जिसका हमें फॉलो एंड और आंसर देना होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद हम स्पेस अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन इनिशियल कर देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो यूजुअली होते हैं यस, नो और नॉट एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो चीज़ है ये ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारा स्टाफ करता है, फिर ऑडिटर का अपना स्टाफ, ऑडिट टीम का स्टाफ। इसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे, जैसे परचेस ऑर्डर, क्या जो परचेस होता है उसके लिए टेंडर कॉल करते हैं क्या, टेंडर कॉल्ड। उसके बाद जो अपन परचेस करते हैं तो रिटर्न ऑर्डर होता है क्या, उसका रिटर्न ऑर्डर फॉर्मलाइज होता है क्या, ठीक है। और रिटर्न ऑर्डर प्री नंबर्ड होता है क्या। टेंडर कॉल करना, ऑर्डर करना, रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मलाइज होना चाहिए, प्री ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन कुछ एग्जाम्पल पढ़े कि स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और प्री ऑर्डर होना चाहिए। चलो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, 1-2 ऐसे एग्जाम्पल के लिए याद रख लिया ताकि लिखने में काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन के अंदर ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन होता है, वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ये मोस्ट सुटेबल होता है 2 जगह पे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 4 जगह पे मोस्ट सुटेबल है, उसको अपन 2-2 के जोड़े में पढ़ेंगे। पहला कि यहाँ पर सारा इवेल्युएशन, 2 बात पढ़ेंगे अपन यहाँ पर इवेल्युएशन रिव्यू के बारे में। इवेल्युएशन रिव्यू, पहले बात करता हूँ इवेल्युएशन की। सारा इवेल्युएशन कंप्लीट कर सकते एक ही टाइम पे, एट अ वन टाइम, ठीक है। इससे कोई ओमिशन और ओवरसाइट नहीं होगा। ओमिशन ओवरसाइट को रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर सिर्फ रिव्यू करना रह जाएगा, जो तुम लोग इजीली कर सकते हो इंटरिम बेसिस पे, ठीक है। इससे कंट्रोल डिफेक्ट सामने आ जाता है। सारा इवेल्युएशन वन टाइम, इससे ओवरसाइड और ओमिशन कम होगा। फिर रिव्यू कर सकते हैं बहुत इजीली इंटरिम बेसिस पे, इससे कंट्रोल डिफेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग कंट्रोल डिफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ आते इस पैराग्राफ पे। इस पैराग्राफ में लिखा है कि यस का मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री, नो का मतलब होता है वीकनेस, नो शो करता है वीकनेस, और उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन का और डिटेल का, ठीक है। फर्दर एक्सप्लेनेशन का प्रोविजन बनता है। अब जो बिजनेस के लिए रिलेवेंट नहीं है उसके लिए होता है नॉट एप्लीकेबल। ये सब पढ़ने के बाद हमने देखा कि क्वेश्चनेयर क्लाइंट को हम देते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिल कराए, कंसर्न एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉय से फिल कराए, ठीक है। फिल कराने के बाद हम उसको, जब हमारे पास वो आता है, फिल होने के बाद जब वो हमारे पास आता है तो हम उसका एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने पर अगर हमें इनकन्सिस्टेंसी मिली तो हम इनकन्सिस्टेंसी के क्या करते हैं, वापस वही फर्दर डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो 2 चीज़ का फर्दर एक्सप्लेनेशन होता है, एक नो का और एक इनकन्सिस्टेंसी का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो डिस्कशन होता है ये हमारा स्टाफ, ऑडिटर का स्टाफ क्लाइंट के एम्प्लॉय से करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है कि हम लोग रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट देते हैं। रिपोर्ट बनती है और रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट देते हैं। उसके बाद इसमें भी कुछ एग्जाम्पल वही ऊपर के छाप देना थोड़े बहुत, फिक्स एसेट के, इन्वेंट्री के, सबके इसके अंदर। फिर आता है फ्लो चार्ट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसमें कंसाइज वे है रिकॉर्डिंग का, ठीक है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, इसलिए कंसाइज वे है। नरेटिव रिकॉर्ड को मिनिमाइज करता है, इसीलिए ऐसा प्रेजेंटेशन कहीं पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
नरेटिव रिकॉर्ड के अमाउंट को मिनिमाइज करता है, इसीलिए ऐसा प्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और इतना कंसाइज करता है कि बर्ड आई व्यू होता है। इसके लिए दो चीज़ की स्टडी जरूरी होती है। पहला स्टडी होती है कि सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ बिजनेस की, और दूसरी स्टडी होती है अपने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस की। ठीक है, ये दो स्टडी जरूरी होती है इसके। चलो टेस्टिंग, एक बार अपन कंट्रोल को फुली अंडरस्टैंड कर ले तो फुली अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, क्या वेदर और हाउ फार को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, द सेम इज इन एक्चुअली इन ऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी हम लोग स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए हम सहारा लेते हैं टेस्टिंग का। फिर दो बात आती है कि ये हम करेंगे सेलेक्टिव बेसिस पे, और प्लान ऐसे करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाए इन अ पीरियड से 3 ईयर। ठीक है, फिर तुम्हारी आवाज को बढ़ा देते हो। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग एविडेंस ऑब्टेन करते हैं अबाउट इफेक्टिवनेस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं अबाउट इफेक्टिवनेस, दो चीज का, डिजाइन और ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, डिजाइन ऑफ कंट्रोल, ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड। अब इस पैराग्राफ में बोलता है कि जब भी हम कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे तो जो कंट्रोल एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ है वो हमारी टेस्टिंग को इन्फ्लुएंस करेगी। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन में बोलता है कि अगर हम लोग कुछ प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए, उसको हमने स्पेसिफिकली प्लान नहीं किया था टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, लेकिन वो हो सकता है परफॉर्म हो जाए एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कुछ प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया था अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए, इससे स्पेसिफिकली प्लान नहीं किया था टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, और हो सकता है परफॉर्म हो जाए एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब या ऐसे बोल देंगे हो सकता है परफॉर्म हो जाएगी जगह, हो सकता है वो एविडेंस प्रोवाइड कर दे टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आती है 4 + 1 5 चीज। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है इंस्पेक्शन। हम डॉक्यूमेंट का, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं ऑफ ट्रांसैक्शन इन इवेंट के। ठीक है, उसके बाद है इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि कौन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल। ठीक है, नॉट मियरली हु इज सपोज टू परफॉर्म इट। ठीक है, तो जो परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल अपन इंक्वायरी करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कौन परफॉर्म कर रहा है। री परफॉर्मेंस के अंदर अपन दोबारा परफॉर्म करके देखते हैं, जैसे वो क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दोबारा बनाना। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 के बाद एक आता है 5वें के अंदर हम लोग करते हैं टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, या टेस्टिंग ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें प्रोग्राम चेंज और एक्सेस सिक्योरिटी लिख दो। तो शॉर्ट में बता दिया इसको, टेस्टिंग ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल या टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ऊपर अपन ने पढ़ा था कंट्रोल को टेस्ट करना वाला डिजाइन और ऑपरेशन होता है। उसका मीनिंग होता है कि कैसे वो अप्लाई हो रहे, हाउ दे वर अप्लाइड, ये कंसीडर करना, ऑर्डर कंसीडर करें, हाउ दे वर अप्लाइड। ठीक है, कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड। ठीक है, और बाय हुम दे वर अप्लाइड, हाउ, हुम और कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलो उसके बाद अब 2 बात पढ़ेंगे अपन। एक बात पढ़ेंगे अपन फैक्टर की और एक बात पढ़ेंगे अपन डेविएशन की। ठीक है, एक बात पढ़ेंगे डेविएशन की और एक बात पढ़ेंगे फैक्टर की। हो सकता है डेविएशन आ जाए इन फैक्टर की वजह से। किन फैक्टर की वजह से? पहला चेंज इन की पर्सनल, दूसरा सीजनल फ्लक्चुएशन, तीसरा ह्यूमन एरर। इनकी वजह से डेविएशन आ जाए। ठीक है, तो ये जो फैक्टर थे, ये फैक्टर जो चेंज वगैरह वाले हैं, अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऐसे करेंगे कि इन फैक्टर को कवर कर सके, कवर सच अ पीरियड ऑफ चेंज और फ्लक्चुएशन। ठीक है, फैक्टर को अपन कवर कर सके। और डेविएशन का आता है अपना, हाँ, फैक्टर के पीरियड को, फैक्टर आता है चेंज वगैरह की वजह से, ये फैक्टर है। ठीक है, वापिस अपन यहाँ पर 2 चीज पढ़ेंगे, डेविएशन के बारे में, फैक्टर के बारे में। डेविएशन आ सकता है और डेविएशन के फैक्टर जो रहेंगे वो 3 रहेंगे। तो फैक्टर का टाइम को, मतलब चेंज वाले टाइम को कवर करना होता है। ऐसा टेस्ट बनाओ कि वो कवर कर ले, एप्रोप्रिएटली कवर कर ले पीरियड ऑफ चेंज, चेंज वाले पीरियड को कवर करें। ठीक है, ये तो फैक्टर की बात हो गई। फिर डेविएशन जो मिला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इंक्वायरी करना पड़ेगा। तो डेविएशन की होती है इंक्वायरी, फैक्टर होते हैं कवर। डेविएशन की होती है इंक्वायरी, फैक्टर होते हैं कवर। ये 2 चीज़ अपन यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर बोल रखा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो रिजल्ट है, ठीक है, उसे इवेल्युएट करके देखो कि क्या जो हमने कंटेम्पलेट किया था प्रिलिमिनरी असेसमेंट के अंदर, ठीक है, कि कंट्रोल डिजाइन है, ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या कंट्रोल वैसे डिजाइन ऑपरेट हो रहा है जैसे हमने कंटेम्पलेट किया था? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट को इवेल्युएट करके देखो
कि जैसे हमने प्रीलिमिनरी असेसमेंट के अंदर कंटेम्पलेट किया था वैसे ही कंट्रोल ऑपरेट और डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई डेविएशन मिले तो उस डेविएशन की स्टडी करो, इवेल्यूएट करो डेविएशन को, और डेविएशन को इवेल्यूएट करके देखो कि क्या हमें रिवाइज करना है कंट्रोल रिस्क को, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट को लो, उससे कंटेम्पलेट करो कि पहले का रिजल्ट जो हमने जो डिसाइड किया था वैसा ही है क्या, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई डेविएशन मिले तो उसको इवेल्यूएट करो और ये देखो कंट्रोल रिस्क को रिवाइज करना है क्या। अगर कंट्रोल रिस्क रिवाइज होगा तो एंटी ऑफ फेब भी रिवाइज होगा, यानी कि एसपी का एंटी भी रिवाइज होगा, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया परफॉर्म, उसके रिजल्ट को देख लिया, अब एसपी परफॉर्म करो, ठीक है। और कंक्लूजन के पहले, बिफोर कंक्लूजन, ठीक है, वापस वही काम करो। एसपी परफॉर्म करके एसपी का जो रिजल्ट है उसे इवेल्यूएट करो, देखो वेदर सेम लाइन कि वेदर द इंटरनल कंट्रोल डिजाइन और ऑपरेट वैसे ही डिजाइन ऑपरेट हो रहा है जिसमें हमने कंटेम्पलेट किया था, किसमें, प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। प्रीलिमिनरी असेसमेंट में हमने जो किया था, ठीक है। अब वापस कोई डेविएशन मिला, फिर डेविएशन मिला तो उसको इवेल्यूएट करो, इवेल्यूएट करके देखो क्या हमें रिवाइज करना है क्या कंट्रोल इसको, और अगर कंट्रोल रिस्क रिवाइज होगा तो एंटी ऑफ फेब दोबारा रिवाइज होगा, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब था बिजनेस एनवायरनमेंट, जब अडोप होता है कंप्यूटर सिस्टम से। अडोप के अंदर ए अकाउंटिंग, डी डिसीजन, ओ ऑपरेशन, पी प्रोसेस, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम से होता है। इसका दूसरा नाम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि लेस मैनुअल इंटरवेंशन और मोर सिस्टम ड्राइवन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जितना ज़्यादा ऑटोमेशन होगा उतना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट बन जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट उतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसके बारे में अपन ने पढ़ा कि जैसे ईआरपी होता है, वो ईआरपी जैसे सेप और ओरेकल होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है ऑडिट के लिए क्योंकि ये बहुत भारी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। भले ही ये पैकेज सॉफ्टवेयर में मगर भारी होते हैं। अब ये कहता है कि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो होते हैं, क्या होता है ऑफ द शेल्फ, रेडीमेड वालों को अपन लेस ऑटोमेटेड मानते हैं और लेस कॉम्प्लेक्स मानते हैं, ठीक है। तो जो रेडीमेड होते हैं लेस ऑटोमेटेड और लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलो अब यहाँ पर अपन पढ़े, यहाँ पर अपन ऐसे पढ़े कि ये फास्टर काम करता है, उसके बाद भी एक्यूरेट और विदाउट एरर करता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग और लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर, ठीक। तो ये हो गया अपना इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशन फास्ट करता है। अब ये अगर इंटीग्रेट हो जाए तो यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन अमंग्स बिजनेस ऑपरेशन। अगर ये इंटीग्रेट हो जाए तो लार्ज वॉल्यूम को भी प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए इसको सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, तो कनेक्टिविटी और नेटवर्क कैपेबिलिटी और बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, ठीक है। ऐसे बनने याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आया अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। बेटा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर हम ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सबसे पहले CIO जो होता है, ठीक है, CIO या CSIO या एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ये सारे की पर्सन है। ये लोग सारे अपने पर्पस को पहले पर्पस देखते हैं कि किस पर्पस के लिए अपन को क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, पर्पस के हिसाब से कितने चाहिए। CIO पर्पस के हिसाब से कितने सॉफ्टवेयर चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम बिंग यूज, ठीक है। अब डिसाइड किया इन लोगों ने 5 चाहिए, ठीक है। तो 5 में से 4 बनाएंगे और एक कर देंगे आउटसोर्स, क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो महंगे वालों के तो कर देंगे आउटसोर्स, महंगे वाले के काम को आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। और 4 बनाएंगे। अब जो 4 अपन बनाएंगे, ठीक है, वो 4 में से 2 यहाँ के होंगे, 2 बाहर के होंगे, 2 लोकल 2 ग्लोबल, ठीक है। और जो 2 यहाँ के 2 बाहर के होंगे उसमें से एक जो होगा वो होगा अपना इन हाउस और एक होगा पैकेज, ऐसे एक इन हाउस और एक पैकेज, ठीक है। CIO ने पर्पस के हिसाब से देखा कि 5 सिस्टम चाहिए, CIO ने पर्पस के हिसाब से देखा तो 5 सिस्टम चाहिए, ठीक है। एक बहुत महंगा है उसे आउटसोर्स कर देंगे, बाकी 4 बनाएंगे, 2 यहाँ पर 2 बाहर, 2 लोकल 2 ग्लोबल। उस 2 में से भी एक इन हाउस और एक पैकेज, एक बनवाएंगे एक खरीद लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो अपन सिस्टम बनाएंगे इन सारे सिस्टम को अपन इंटीग्रेट करवाएंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करवाएंगे यानी कि इंटरफेस, ये रहा इंटरफेस विद इन सिस्टम में इंटरफेस करवाएंगे, ठीक। अब बनाने के लिए ऑर्डर दे दो तो बस 2 चीज़ देख लो, एक आर्किटेक्चर और एक वर्जन, ये 2 चीज़ देखकर बनवाएंगे, आर्किटेक्चर और वर्जन, ठीक है। चलो उसके बाद क्या रिस्क होते हैं, CA की दीदी, ठीक है। C का मतलब चेंज के 3, D का मतलब डेटा और D का CA की दीदी, सॉरी, C मतलब चेंज, A मतलब एक्सेस, D मतलब डेटा, D मतलब ड्यूटी, चेंज एक्सेस डेटा ड्यूटी, 3 2 2 1, ठीक है।
चेंज के 3, पहले गलत चेंज, ठीक है, और नो चेंज, लैक ऑफ चेंज, गलत चेंज और कम चेंज, ठीक है। गलत चेंज कम चेंज के अंदर आता है सबसे पहले गलत चेंज, अनऑथोराइज चेंज और डायरेक्ट चेंज, ठीक है। अनऑथोराइज चेंज टू प्रोग्राम और सिस्टम और डायरेक्ट चेंज टू डेटा यानी कि बैकएंड चेंज, डायरेक्ट डेटा चेंजेस यानी कि बैकएंड चेंज, ठीक है। और एक लैक ऑफ चेंजेस, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, नो चेंज, नो चेंज, सॉरी नो चेंज। एक तो आएगा गलत चेंज और एक आएगा नो चेंज, ठीक है। इसमें अनऑथोराइज और डायरेक्ट चेंज और नो चेंज के अंदर फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, ठीक है, टू सिस्टम। चलो चेंज के बाद आता है एक्सेस। एक्सेस के अंदर अपन ने देखा कि गलत एक्सेस और ज्यादा एक्सेस, ज्यादा गलत। एक्सेस में देखा ज्यादा और गलत, ज्यादा के अंदर एक्सेसिव एक्सेस, एक्सेसिव के अंदर देखा सुपर यूजर, प्रिविलेज एक्सेस, अनएक्सेसिव एक्सेस भी बोल सकते हैं, प्रिविलेज एक्सेस भी बोल सकते हैं, सुपर यूजर आता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद गलत एक्सेस, अनऑथोराइज एक्सेस, ठीक है, टू डेटा। चलो उसके बाद आता था अपना एक्सेस के बाद डेटा, गलत डेटा का आना और सही का जाना। गलत का आना इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ, तो गलत का आना और सही का जाना, लॉस ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ। चलो इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले हम इसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं और अगर हम मिटिगेट नहीं कर पाए तो फिर ये इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? तो इम्पैक्ट ऑन सक्सेसफुल चेकिंग। सबसे पहला जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे, डेटा मतलब सिस्टम से जो डेटा ऑब्टेन हुआ उस डेटा पे भरोसा नहीं करेंगे। अब भरोसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? डेटा को थोरोली टेस्ट करेंगे, ठीक है, उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए। तो डेटा पे भरोसा नहीं करेंगे, सिस्टम से ऑब्टेन किए हुए डेटा पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, फिर भरोसा नहीं करेंगे तो टेस्ट थोरोली होगा। और तीसरा, सब्सटेंशियल चेकिंग को बढ़ा देंगे। इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल, अब कंट्रोल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम कंट्रोल पे ही भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, हम कंट्रोल पे भरोसा नहीं करेंगे। पहली बात, कंट्रोल पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा। साथ में कंट्रोल पे भरोसा नहीं करेंगे और सिस्टम के काम पे भरोसा नहीं करेंगे, यानी सिस्टम के कैलकुलेशन और अकाउंटिंग प्रोसेस पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक। और दोबारा वही एडिशनल काम कर देंगे। तो अगर कंट्रोल पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा, कंट्रोल पे भरोसा ही नहीं करेंगे और साथ में सिस्टम के काम पे यानी कैलकुलेशन पे, अकाउंटिंग प्रोसीजर पे और साथ में एडिशनल वर्क करेंगे। रिपोर्टिंग में क्या पड़ेगा भाई? रिपोर्टिंग में ये होता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी कहाँ होती है? कंपनी लिस्ट, कंपनी के केस में, इन केस ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है, सॉरी कंपनी के केस में, कंपनी के, हाँ पब्लिक नहीं, कंपनी के केस में। और क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्ट करना हो। इस रिक्वायरमेंट की वजह से कभी कभी ऐसे इंस्टेंस हो सकते हैं जहाँ पर मॉडिफाइड रिपोर्ट देना पड़ जाए, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सम इंस्टेंस। कंट्रोल होते हैं जनरल आईटी कंट्रोल। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल आईटी कंट्रोल की। जनरल आईटी कंट्रोल मतलब वो पॉलिसी प्रोसेसर जो रिलेट करते हैं मैनी एप्लीकेशन से और सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है। ये सब जगह फैले हुए मैनी एप्लीकेशन से रिलेट कर रहे हैं, तो ये मैनी एप्लीकेशन से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए परवेसिव है। और ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल है, तो परवेसिव है और इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इसके अंदर आते हैं 4। सीए की दीदी के अंदर सी चेंजेस, तो प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। ए एक्सेस, तो एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल। दीदी के अंदर डी डेटा, तो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है। और ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको डेवलप कराए, एक्विजिशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, ठीक है। चलो एक्विजिशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। अब आते हैं अपन सबसे पहले कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर। अब शांति से रखना, हर कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। सबके अंदर यही आएगा, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि वही इंफॉर्मेशन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट। चलो इसके अंदर जो ब्रॉड हेडिंग अपन ने पढ़ी, ब्रॉड वो पढ़ी अपन ने ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। इसके अंदर अपन ने 2 पार्ट में इसको पढ़ा, एक बैच जॉब उसका प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूटिंग। दूसरा पार्ट अपन ने पढ़ा स्टोरेज और रिटेंशन, ठीक है, बैकअप, स्टोरेज और बैकअप वाला। तो स्टोरेज आता है और रिटेंशन और बैकअप आता है। इसके अंदर मैंने 2 प्लान भी पढ़े स्टोरेज से रिलेटेड, एक बीसीबी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और एक डिजास्टर रिकवरी प्लान DRP,
ठीक है, ये रिकवरी के लिए काम में आता है, रिकवरी फ्रॉम फेलियर। चलो अब प्रोग्राम चेंज। प्रोग्राम चेंज के अंदर जो मॉडिफाइड है, मॉडिफिकेशन है प्रोग्राम में, वो कंटिन्यू टू मीट। इसके अंदर ब्रॉड हेडिंग अपन ने पढ़ी, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर अपन ने वापस 2 पार्ट पढ़े। पहला पार्ट चेंज रिक्वेस्ट का, चेंज रिक्वेस्ट का रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग और ट्रैकिंग। दूसरा पार्ट अपन ने पढ़ा मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस। ठीक है, चलो एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी एंश्योर करता है, क्या एंश्योर करता है कि प्रोग्राम को एक्सेस हो, एक्सेस ऑफ प्रोग्राम हो बाय ऑथेंटिकेटेड और ऑथोराइज्ड पर्सन। ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड ऑथोराइज्ड, एक्सेस ऑथेंटिकेट ऑथोराइज हो, ये मेन चीज। अब इसके अंदर अपन ने पढ़ा ब्रॉड हेडिंग। ब्रॉड हेडिंग सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसेसर आते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले वो एंट्री फिजिकल सिक्योरिटी आएगी, उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी बटन ऑन किया, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑन करी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा एंटर किया, डेटा सिक्योरिटी। चलो एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन। एक्विजिशन के अंदर ब्रॉड चीज आती है ओवरऑल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। यहां पर अपन डेवलप और कॉन्फ़िगर ऐसे कराते हैं कि 2 मीट वापिस हो जाएगा। तो यहां ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, ओवरऑल मैनेजमेंट आता है डेवलपमेंट एक्टिविटी का। ठीक है, ऊपर आता था सबसे पहले के अंदर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर एक्टिविटीज और ऑपरेशन। ठीक है, यहां पर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। इसके अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर क्या आता है बेटा कि हम लोग हमारे नीड को एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से डिज़ाइन करवाते हैं। जब डिज़ाइन करवाने के लिए देते हैं तो वहाँ से प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाता है और साथ में कंस्ट्रक्शन होता है उसका। कंस्ट्रक्शन के बाद टेस्टिंग होती है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल इसके अंदर दोनों आता है, ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों आता है। ठीक है, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन वो कंट्रोल वो होता है जो एम्बेडेड इन द आईडी सिस्टम, आईडी सिस्टम में एम्बेडेड उसके अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे अब आईडी सिस्टम में एम्बेडेड होता है तो यहाँ कुछ बता रहा है, हमने मैंडेटरी फील्ड में वैलिड डेटा एंटर करने के लिए यूजर को बोला एडिट करने का। मैंडेटरी फील्ड में वैलिड डेटा यूजर को बोला एडिट कर, सिस्टम उसको रीजनेबल चेक करेगा। ठीक है, तो मैंडेटरी डेटा फील्ड, वैलिडेशन ऑफ इनपुट, यूजर को बोला यूजर लिमिट चेक, ठीक है, एडिट कर, एडिट चेक, और सिस्टम हमारा रीजनेबल चेक कर लेगा, तो रीजनेबलनेस चेक। ठीक, आ जाओ। अब आते हैं आईडी डिपेंडेंट कंट्रोल। ये 2 तरह के होते हैं, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, अरे यार वो तो अलग बता दिया। आईडी डिपेंडेंट कंट्रोल वो होता है जो बेसिकली मैनुअल कंट्रोल का यूज करता है। सॉरी, बेसिकली मैनुअल कंट्रोल होता है जो डेटा का यूज करता है प्रोड्यूस बाय आईडी सिस्टम। ठीक है, बेसिकली मैनुअल होता है जो डेटा का यूज करता है प्रोड्यूस बाय आईडी सिस्टम। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने देखा कि इसका जो डिजाइन और इफेक्टिवनेस है वो डेटा की रिलायबिलिटी पे डिपेंड करेगा। डिपेंडेंट है ना ये आईडी पे, तो इसका इफेक्टिवनेस, इसका डिजाइन और इफेक्टिवनेस डेटा के रिलायबिलिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर डेटा ही सही नहीं होगा तो सिस्टम में दिक्कत आएगी। फिर अपन ने यहाँ पढ़ा कि जो जनरल आईडी कंट्रोल होता है एप्लीकेशन कंट्रोल को सपोर्ट करता है, उससे इन्फॉर्मेशन सही जनरेट होती है, उससे ये भी इफेक्टिव चलता है। ऐसा पूरा लिंक है सारे। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर अपन ने पढ़ा कि जनरल आईडी कंट्रोल जो होता है उसकी जरूरत पड़ती है, वो सपोर्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, और दोनों मिलकर एंश्योर करते हैं कंप्लीट, एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कंट्रोल टेस्ट करना है, वही 4 काम करेंगे जो ऊपर कर रहे थे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस। इंक्वायरी होती है मोस्ट एफिशिएंट टेस्ट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंक्वायरी होती है, लेकिन लीस्ट ऑडिट एविडेंस देती है, इसीलिए कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं किसी के भी साथ। ठीक है, अलोन सफिशिएंट नहीं होती। तो इंक्वायरी एफिशिएंट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है अलोन। ठीक है, तो एफिशिएंट है लेकिन लीस्ट ऑडिट एविडेंस देती है, लीज दे रही है ना, लीज देना मतलब होता है सफिशिएंट ना होना। तो एफिशिएंट है मगर लीस्ट ऑडिट एविडेंस देती है, इसलिए कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं क्योंकि अलोन सफिशिएंट नहीं होती। ऐसे री परफॉर्मेंस, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है और ये बेस्ट एविडेंस देता है, लेकिन ये क्या होता है, लीस्ट एफिशिएंट होता है, लीस्ट एफिशिएंट और वेरी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, तो ये मोस्ट इफेक्टिव होता है लेकिन मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये बेस्ट एविडेंस होता है लेकिन लीस्ट एफिशिएंट होता है। फिर अप्लाई करें अगर अपन इंक्वायरी को इंस्पेक्शन के साथ या ऑब्जर्वेशन के, सॉरी इंस्पेक्शन के साथ या रीपरफॉर्मेंस के साथ, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है। चलो, अब ऑडिटर
जो यूज करना चाहे उसका प्रोफेशनल जजमेंट है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करेगा कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है और साथ में उसका रीजन कि क्यों यूज कर रहा है। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में? सबसे पहले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में अगर टेस्ट करना है तो हम लोग वॉक थ्रू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे वॉक थ्रू से, वन एंड टू एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके अंदर अपन इन सबको यूज करेंगे वॉक थ्रू करने में, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन का यूज करेंगे। ठीक, तो वॉक थ्रू करके अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। दूसरा, ऑब्जर्व करेंगे कि यूजर कैसे प्रोसेस कर रहा है ट्रांजेक्शन को। ठीक है, यूजर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कैसे कर रहा है, और इंस्पेक्ट करेंगे द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन और यूजर का प्रोसेस करना ट्रांजेक्शन। तो यूजर ट्रांजेक्शन को कैसे प्रोसेस करता है, तो यूजर का प्रोसेस करना और एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन। चल, वापिस वही बोल रहा है कि अगर आईडी कंट्रोल इनफेक्टिव है तो हम देखेंगे इंपैक्ट क्या पड़ता है, ऊपर पढ़ लिया बना। चल, बेटा इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो अपन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है, मैनुअल एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस और रिपोर्टेड के तरीके में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैनर इन विच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, इसमें फ़र्क पड़ता है किससे, मैनुअल से और ऑटोमेटेड से। अब यहाँ पर ऐसे बोलता है कि अगर कंट्रोल मैनुअल सिस्टम में है, ठीक है, हम मैनुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो मैनुअल सिस्टम में कंट्रोल किस तरीके के होंगे, इस तरीके कंट्रोल होंगे, इस तरीके के। पहला अप्रूवल और रिव्यू, दूसरा रिकंसिलिएशन और फॉलो अप। ठीक है, अप्रूवल एंड रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन और रिकंसिलिएशन फॉलो अप ऑफ रिकंसाइलिंग आइटम। ठीक, अप्रूवल रिव्यू हो गया और रिकंसिलिएशन फॉलो अप हो गया। आईटी सिस्टम के अंदर कंट्रोल कैसे होंगे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा ऑटोमेटेड का और मैनुअल का। ऑटोमेटेड होता है सिस्टम एम्बेडेड कंट्रोल, जो अपन ऊपर डिटेल में पढ़ के आए सारे। ठीक है, और साथ में मैनुअल जो है वो आईटी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन यूज करते होंगे, मॉनिटरिंग होंगे, हैंडलिंग होंगे। ठीक है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉनिटरिंग, हैंडलिंग। ठीक है, तो मॉनिटरिंग पे डिपेंड कर, मॉनिटरिंग होगा सिस्टम का, ठीक है, एप्लीकेशन का, और साथ में हैंडलिंग होगा एक्सेप्शन का, एप्लीकेशन का मॉनिटरिंग और एक्सेप्शन का हैंडलिंग। चलो, अब मैनुअल कहाँ पर सुटेबल है और ऑटोमेटेड कहाँ पर सुटेबल है? बेटा मैनुअल सुटेबल है लार्ज ट्रांजैक्शन में, ऑटोमेटेड सुटेबल है हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अनयूजुअल नॉन रिकरिंग में ये सुटेबल है और रिकरिंग में ये सुटेबल है। जहां पर एरर प्रेडिक्ट कर सकते हो वहां पर मैनुअल सुटेबल है, सॉरी ऑटोमेटेड सुटेबल है। जहां प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एरर, ठीक है, वहां पर मैनुअल सुटेबल है। साथ में जहां पर कोई स्पेसिफिक तरीके से काम होता है तो वहां पर ऑटोमेटेड सुटेबल है, और जहां पर चेंजेस होते रहते हैं वहां पर मैनुअल सुटेबल है। ठीक है, लार्ज, हाई, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, एरर प्रेडिक्ट, एरर नॉट प्रेडिक्ट, चेंजेस, स्पेसिफिक यानी कि नो चेंजेस। ठीक है, और लास्ट मॉनिटरिंग के लिए मैनुअल सुटेबल। ठीक है, हो गया लार्ज, हाई, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, ठीक है, चेंजेस, स्पेसिफिक, प्रेडिक्ट, एरर प्रेडिक्ट, एरर नॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, एरर अगर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल है तो मैनुअल, और प्रेडिक्टेबल नहीं है, सॉरी प्रेडिक्टेबल है तो ऑटोमेटेड, और प्रेडिक्टेबल नहीं है तो मैनुअल। ठीक है, अब मैनुअल कैसा होता है, ये कह रहा है मैनुअल जो होता है लेस लायबल होता है। वो लेस लायबल क्यों होता है, क्योंकि इजीली बाईपास, इग्नोर और ओवर रिटर्न हो सकता है। ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं होती, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी भी कम होती है और एरर और मिस्टेक के चांस भी होते हैं। ह्यूमन एरर के चांस होंगे ना, मैनुअल है तो ह्यूमन एरर के चांस होंगे। तो मैनुअल लेस लायबल है क्योंकि वो इजीली इग्नोर, बाईपास और ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फ्रॉड वाली बात हो गई। साथ में एरर के भी चांसेस होता है, तो फ्रॉड भी होता है, एरर भी होता है, और कंसिस्टेंस भी नहीं होता। फ्रॉड, एरर, कंसिस्टेंट। फ्रॉड में लिखेंगे इग्नोर वगैरह कर जाएंगे, जानबूझ के बाईपास कर दिया, जानबूझ के करना इंटेंशनली, तो फ्रॉड। अनइंटेंशनल एरर वगैरह के चांसेस है, मिस्टेक के चांसेस है, तो ये एरर। तो लेस लायबल क्यों है, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, अब ऑडिट अप्रोच ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, इसके अंदर अपन बढ़े रिस्क असेसमेंट। अपन ने आइडेंटिफाई किया कि भाई इन्वेंट्री में ज़्यादा रिस्क है, तो भाई इन्वेंट्री में रिस्क है तो इन्वेंट्री के अंदर कौन सा वाला, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कौन से वाले एजर्शन में रिस्क है। ठीक है, आइडेंटिफाई करो रिस्क को, और साथ में आईटी रिस्क को, रिस्क को और आईटी रिस्क को आइडेंटिफाई करो, ये बात बोलता है। इन्वेंट्री में आइटम को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कैसा है,
और किस में है, कौन से सेशन में है, उसको आइडेंटिफाई करो, रिस्क को आइडेंटिफाई करो, आईटी रिस्क। फिर अपन आते हैं अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट के अंदर। अंडरस्टैंड इवेल्युएट के अंदर अपन अंडरस्टैंड करेंगे फ्लो चार्ट और नैरेटिव बनाकर। अंडरस्टैंड करने के बाद हाथों हाथ बना देंगे मैट्रिसेस, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस प्रिपेयर कर लेंगे। ये मैट्रिसेस प्रिपेयर करने के बाद अब अंडरस्टैंडिंग लेंगे वॉक थ्रू करके आईटी की। वो कंट्रोल की बात कर ली, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आईटी की बात कर रहे हैं, आईटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ऊपर कंट्रोल हो गया, मैट्रिसेस बन गया, अब आईटी की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आएंगे सारे कंट्रोल, 4 तरह के कंट्रोल। 4 कंट्रोल कौन कौन से आएंगे, एंटिटी, सेग्रीगेशन, जनरल आईटी और एप्लीकेशन। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, ये आया टेस्टिंग। टेस्टिंग के पहले उसकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग होने के बाद पॉपुलेशन से रिपोर्ट बनती है, उसमें से हम सैंपल लेंगे और टेस्ट करेंगे। ये काम करने के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंट बंदे भी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्सपर्ट वगैरह चाहिए अपन को, जो टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट हो। ठीक, वापस पहले एंटिटी सेट करेंगे, फिर एक्सेस करेंगे पॉपुलेशन को, सोर्स डेटा की रिलायबिलिटी और पॉपुलेशन का कंप्लीटनेस चेक करेंगे, क्योंकि इससे ही क्या बनता है, रिपोर्ट और स्प्रेडशीट, उसको टेस्ट करेंगे। इसमें से ही क्या आता है, सैंपल आता है, उसको भी टेस्ट करेंगे। इससे ही बनता है रिपोर्ट, उसको टेस्ट करेंगे। इसमें से ही आता है सैंपल, उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये सारा काम करेंगे हमारे कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन स्टाफ। ठीक है, वहां पर रिपोर्टिंग स्टेज के अंदर हमें जो भी कमी मिलती है, कंट्रोल डेफिशिएंसी, उसको हम इवेल्युएट करते हैं ताकि ये पता पड़ जाए कौन सी कमी है। वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, मटेरियल वीकनेस तो नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो रेमिडिएशन है क्या उसका कुछ, ये देख लो। और ये सब देखने के बाद अब जाओ मैनेजमेंट के पास, इंटरनल कंट्रोल मेमो के थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट करो। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में उसको लिख दो। चलो, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। डेटा एनालिटिक्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम यूज करते हैं डेटा की स्टडी करने के लिए, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है। ठीक है, डेटा की स्टडी करते हैं, इससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है। ठीक है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है। अब कंपनी से बेनिफिट लेती है, ऑडिटर भी इससे बेनिफिट ले सकता है। अपने ऑडिटर इसको यूज करेगा तो बेटर रिजल्ट आएगा, गुड रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर अगर इस टूल और टेक्निक का डेटा स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, इस वाले टूल और टेक्निक का अगर ऑडिटर यूज करेगा तो उसे कैड बोलेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक बोलेंगे, कैड। ठीक है, GAAP गैप। ठीक, होता तो गाप है, GAAP बोलते क्या है, गैप। कार्ड भी बोल सकता, कैड भी बोल, ये शॉर्ट फॉर्म है वैसे। ठीक है, बोला ऐसे जाता है इसको CAAT। ठीक, चलो अब डेटा एनालिटिक्स को अपन, डेटा एनालिटिक्स के अंदर कई सारे टेक्निक है यूज करने के। ठीक है, जैसे स्प्रेडशीट है और स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स है। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, टेस्टिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं, स्प्रेडशीट, ये बेसिक है, और स्पेशलाइज्ड टूल्स के अंदर आता है आइडिया और SEL आता है। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल लेकर रिकम्प्यूट और रीपरफॉर्म करेंगे। ठीक है, इससे हमारा डेटा एनालाइज होगा, उससे फ्रॉड का पता पड़ेगा और फ्रॉड से उसके इम्पैक्ट का पता पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन में से सैंपल लेकर रिकम्प्यूट रीपरफॉर्म करेंगे, इससे डेटा का एनालिसिस हो जाएगा, उससे फ्रॉड कुछ होगा तो पता पड़ जाएगा, उसका इम्पैक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करता है कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन पॉपुलेशन, सैंपल लेना यानी कि सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस को रिकम्प्यूट करने में हेल्प करता है, रीपरफॉर्मेंस करने में हेल्प करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को। ठीक है, बैलेंसेस को रिकम्प्यूट करने में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिपरफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, साथ में हेल्प करता है जनरल एंट्री को एनालाइज करने में, फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करने में और उसका इम्पैक्ट चेक करने, कंट्रोल एफिशिएंसी का इम्पैक्ट चेक इवेल्युएट करने में। ठीक, इतने सारे, थोड़े भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं डिजिटल ऑडिट में। डिजिटल ऑडिट का मतलब होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना ऑडिट के अंदर, वो डिजिटल ऑडिट कहलाता है। ठीक है, कहां से कहां तक, प्लानिंग से के पूरा फाइनल ओपिनियन तक। ठीक है, अब ऑडिटर किसका यूज करता है ये बता रहा है। ऑडिटर यूज करता है AI का, डेटा एनालिटिक्स का और कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, बस ये यूज करने से वो अच्छे बेटर वे में काम कर लेगा। अब आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। खींच डालू पूरा लास्ट तक कि नहीं? हाँ, कितने मिनट चल रहे हैं? 35 है। चलो 10 मिनट में करते हैं कंप्लीट, अगर हो जाए तो। नहीं होगा?
कितना बाकी है? चलो बेटा ये पार्ट 3 को यही खत्म करते हैं, यहां से बनेगी पार्ट 4 लास्ट वीडियो इसकी। आज के लिए इतने, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मंगल में हो।